So hello everyone, good evening to all of you and this is your educator कोमल गुप्ता एंड फ्रेंड्स। हम करने वाले हैं नीट मॉडल के केमिस्ट्री पोर्शन का डिस्कशन। तो मैं स्टार्ट करूंगी ऑर्गेनिक पोर्शन से, जो कि स्टार्टिंग का पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 तक। उसके बाद आपके साथ आएंगे अनिकेत सर आगे का पोर्शन डिस्कस करने के लिए। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर की मुहिम कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है मॉडल टेस्ट में पोर्शन आपके लिए। और ये पहला क्वेश्चन बेटा जी आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा प्यूरिफिकेशन का। और प्यूरिफिकेशन में पूछे जा रहे हैं आपसे, एक तरफ दिया गया है आपको कई सारे कलर और दूसरी तरफ दिया जा रहा है कि वो कलर किस से आए होंगे, आपको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैचिंग दी गई है आपके लिए। मैचिंग बेटा कुछ इस तरह से दी गई है कि सबसे पहले PbS लेड सल्फाइड, और आप जानते हैं ये सल्फर के डिटेक्शन में बनने वाला हमारे पास कंपाउंड है जिसका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आता है। इसका मतलब A मैच विथ थर्ड, ये दो जगह दिया गया है जिसमें से थर्ड ऑप्शन, मतलब ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया पहले से ही। फिर दूसरा दिया गया है बेटा जी सोडियम का कॉम्प्लेक्स है थायोनाइट्रोप्रोसाइड, जिसका वायलेट कलर होता है या पर्पल कलर होता है और जो इस बात को बताता है कि हमारा सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर का दूसरा डिटेक्शन है जिसमें वायलेट कलर आपको मिलता है। उसके बाद थर्ड इज अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, जिसका कलर होता है येलो। एंड लास्ट इज फेरिक थायोसायनेट, जिसका ब्लड रेड कलर होता है, जो कन्फर्मेशन करता है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों को। तो देखिए ये हमारी मैचिंग है, C इज मैच विद फोर्थ। तो C इज मैच विद फोर्थ हमारे पास दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर, जिसमें A के साथ थर्ड है, B हमारा फर्स्ट के साथ है, C फोर्थ के साथ है एंड D हमारा सेकंड के साथ है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो इंटरनली हमें NCERT में देखने को मिलता है। जब आप प्यूरिफिकेशन चैप्टर उठाते हो वहाँ टेस्ट ऑफ सल्फर में आपको ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट और आपको प्रूशियन ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, साथ ही सारे यहाँ पर अमोनियम मॉलिबडेट से आपको मिलता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर सारे प्रेसिपिटेट दिए गए हैं, मतलब इंटायरली ये जो क्वेश्चन उठा है बेटा जी NCERT की लाइन से उठा है। NCERT में जाएंगे तो पेज नंबर 285 फर्स्ट NCERT की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा बेटा प्यूरिफिकेशन का है, जिसमें स्टेटमेंट वाइज कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डन बाय द फॉलोइंग मेथड। सबसे पहला दिया गया कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टेड बाय लाइम वाटर। यस, क्या करते थे, कार्बन अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो पहले हम कॉपर ऑक्साइड टेस्ट कराते थे, वहाँ से एक गैस एलिमिनेट होती थी, लिबरेट होती थी, और उस गैस को अगर हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट कराएं और मुझे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिले तो हम जानते हैं कि ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन को। तो पहला तो ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टेड बाय एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। बिल्कुल बात सही है बेटा जी, जब CuSO4 को जब वाटर वाले सोल्यूशन में हम डिप कराएं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है 5 मोल ऑफ वाटर और खुद हो जाता है ब्लू कलर का, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स इनटू ब्लैक, नहीं बेटा जी ये गलत है, ब्लू कलर में ये बदल जाता है जब वो पानी जो वाटर सोक्ड कर लेता है। तो हमारा A और B सही है। आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, A, B और सही है, जबकि हमारा C जो है वो रॉन्ग है। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर देख सकते हैं NCERT पेज नंबर 284, बेटा ये पूरा कार्बन का डिटेक्शन दिया गया है और साथ ही हाइड्रोजन का डिटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है इन द डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ जेल्डॉल मेथड डाइजेस्टेड मटेरियल इज रिएक्टेड विद X टू प्रोड्यूस Y। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है डाइजेस्टेड मटेरियल। जेल्डॉल मेथड के दो प्रोसेस हैं, डाइजेशन और डिस्टिलेशन। कह रहा है डाइजेशन हमने करा लिया है, डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल को हम किससे ट्रीट कराते हैं। तो बेटा जब डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, कैटलिस्ट हमने कॉपर सल्फेट ले रखा है और साथ में हम डालते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। होता क्या है, H2SO4 नाइट्रोजन जितना भी प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनियम सल्फेट में। ये पूरा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन में। अब कह रहा है डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड मटेरियल है, मतलब कि
अमोनियम सल्फेट के रूप में नाइट्रोजन आ चुका है, उसमें सबसे पहली बार ये X डाला गया। तो हम जानते हैं X क्या होता है बेटा जी, X होता है ये कोई सा बेस, हमने NaOH डाला जिससे कि Y बना, Y क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी, इज रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड Z, और हम फिर से इसको स्टैंडर्ड एसिड के साथ जो बनी हुई अमोनिया है उसको हम नोन अमाउंट ऑफ H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं। X Y Z पूछा गया, चलो मैच कर लो, X क्या है NaOH, Y क्या है अमोनिया गैस और Z क्या है हमारा एसिड। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले में दिया है NaOH अमोनिया गैस, और एसिड में इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए गए हैं कि HCl भी ले सकते हैं आप एसिड टाइट्रेशन के लिए, और H2SO4 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। और जिल्डाल मैथड में साफ दिख रहा है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड H2SO4 ये डाइजेशन है, आफ्टर डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है, डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो हमने पहले अमोनिया लिया, इसको X अमोनिया, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जिससे मुझे Y अमोनिया मिली, और Y को हमने फिर से नोन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एसिड H2SO4 या HCl के साथ लिया। ये पूछा गया था आपसे। During hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the documents had been carried out. He asked for the forensic department to check the ink used at two different places. According to you, which technique can you best result? बेटा जी ये आपके NCERT एग्जाम्पलर का डिक्टो क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। यहाँ पर कहते हैं कि जब इंक की बात की दो डिफरेंट प्लेसेस में, कह रहा है कि जज को ये कुछ संदेह हुआ कि जो डॉक्यूमेंट है उनमें कुछ फेरबदल की गई है, कुछ इंक में हेरा फेरी है, कुछ पहले लिखी गई थी कुछ बाद में लिखी गई है, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं। तो बेटा हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जो बहुत ही माइन्यूट चीज़ों से भी प्यूरिफिकेशन बता सकती है, सेपरेशन बता सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास दिया गया है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में दो डिफरेंट प्लेसेस में अगर इंक यूज की गई है, सेम कलर की इंक ही होगी। अगर भाई हेयर बदल करना है तो सेम इंक यूज करोगे, ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक से लिखा हो तो आप रेड से लिख दोगे, तो सेम इंक यूज की है। बट यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो एडजॉर्प्शन पावर को देख के आप बता सकते हो कि कौन सी इंक पहले से लिखी थी और कौन सी इंक को बाद में लिखा गया है। तो डी विल बी द राइट आंसर। और ये देखिए बेटा एक्सप्लेन किया गया है हमारे NCERT पेज नंबर 283 में कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम कैसे करते हैं, बेस लाइन लेते हैं, एडजॉर्बेंट की कोटिंग कितनी करते हैं, सॉल्वेंट कहाँ तक गया उसको Y मानते हैं, सब्सटेंस हमारा सॉल्वेंट के साथ जितना फ्लो करके गया उसको हम X मानते हैं, और यहाँ से हम रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि एक रेशियो होता है X/Y का, X सब्सटेंस का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन, Y सॉल्वेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। नेक्स्ट बेटा जी मैचिंग है, और अगर आपने YouTube वीडियो देखा है, मैंने प्रॉपर 3 वीडियो कराए हैं आपको रिवीजन वाले, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड प्यूरिफिकेशन के। तो ये जो इकलौता क्वेश्चन आपके सामने है वो नीट और जेई मिला के मैं बोलूँ तो कम से कम 7 से 8 बार पूछा गया है। 7 से 8 बार फ्रीक्वेंटली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, आप नीट को ले लो या जेई मेंस को ले लो। तो ये क्वेश्चन था बेटा जी डिस्टिलेशन प्रोसेस पे, वेरियस तरह के डिस्टिलेशन दिया गया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को मैच कराया गया कि कैसे क्या खासियत होनी चाहिए कि हम उस तरह का डिस्टिलेशन कराएं। तो देखिए टू सॉलिड्स विथ डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सॉल्वेंट, सॉलिड की बात की जा रही है और डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है लिक्विड्स के लिए। तो यहाँ सॉलिड की बात जब कर रहा है तो हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड या तो क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा होगा, अगर सॉलिबिलिटी दिया है तो क्रिस्टलाइजेशन, और सब्लिमेशन दिया होता वो भी सॉलिड के लिए होता है, बट यहाँ सॉलिबिलिटी दिया गया है, इसका मतलब है पहला तो चला जाएगा हमारा ई के साथ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैच करें तो पहले में ई है और तीसरे में ई है। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला है कि लिक्विड डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ये कब देखने को मिलता है, अगर ऐसा है तो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की बात करते हैं। तो सेकंड का हो गया डी, मुझे लगता है सेकंड दोनों में ही डी दिया गया है। थर्ड देखते हैं बेटा, स्टीम वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, और थर्ड है स्टीम वॉलेटाइल लिक्विड्स होने चाहिए, तो स्टीम डिस्टिलेशन से चले जाएंगे। तो थर्ड इज मैच विद ए, थर्ड का ए है और थर्ड का बी है, मतलब यहीं से हमें मिल जाएगा आंसर वाला फर्स्ट। तो मैचिंग देख लेंगे फोर्थ की भी, टू लिक्विड विच अच्छा यहाँ पर कुछ मिसमैच हुई हैं चीज़ें। लिक्विड डिकम्पोजेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट इज वैक्यूम डिस्टिलेशन, टू लिक्विड विच पॉइंट रिड्यूस प्रेशर क्लोज टू ईच अदर, और क्लोज टू ईच अदर अगर लिखा है
तो ये आ जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, एंड टू लिक्विड विद लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज सिंपल डिस्टिलेशन। तो मैच कर लेते हैं, क्या फोर्थ का सी दिया गया है? यस, फोर्थ का सी दिया गया है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। और बेटा यहाँ पर आप डिस्टिलेशन वाला जो आपके पास एनसीईआरटी 279, 280, 281 में पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि जब मैं इसको फ्रेम कर रही थी तो मेरे माइंड में कई सारी चीज़ें थी, और अगर आपने पढ़ा नहीं है, अगर कॉन्सेप्चुअल इसको अच्छे से नहीं किया है, तो ये गलत होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने बच्चों ने गलत किया एज अ सिली मिस्टेक, ठीक है? याद रखना, मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कितने लोगों ने गलत किया। During sodium extract preparation for Lessegner test, nitrogen and sulfur present in organic compound with excess sodium changes to। कहता है बेटा मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी होगा क्योंकि ऑर्गेनिक है, और साथ में मैंने इसमें डाला एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम। तो बेटा जी आप जानते हो कि जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं तो मुझे एक आयन मिलता है, दैट इज सोडियम साइनेट, SCN। एक मुझे कंपाउंड मिला आयोनिक सोडियम का, सोडियम साइनेट। लेकिन बेटा ये जो एक्सेस सोडियम है, अगर एक्सेस लिखा है तो ये फिर से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा इस कंपाउंड के साथ, इस आयनिक कंपाउंड के साथ, और इनको चेंज कर देगा अलग अलग आयन कंपाउंड में। ये बन जाएगा Na2S और NaCN। अब अलग अलग टेस्ट देगा, ठीक, ये देगा अपना सल्फर का पॉजिटिव टेस्ट और ये देगा नाइट्रोजन का प्रोशियन ब्लू कलर। तो बहुत सारे बच्चे इसको लगा के आए होंगे थर्ड की, यहाँ पर जो बनेगा दैट इज NaHCN। नहीं बेटा ये बनेगा तो, लेकिन ये फिर से टूटेगा अपने दो आयंस में, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ये यहाँ पर दिया भी गया है बेटा, ये यहाँ पर दिया भी गया है कि अगर आप एक्सेस सोडियम का यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर NaCN और Na2S मिलेगा। ये आप 285 पेज से आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर से आया बेटा कि 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 2.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड एच। तो बेटा यहाँ पर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस, वैसे तो दो मेथड है, यहाँ पर मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट लिया गया है। तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में 2 मोल फॉस्फोरस होता है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस 31 × 2, 2 मोल है, अपॉन मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास इनटू मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना बन रहा है, अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.6 × 100। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द 45.38। चलो करके भी देख लेते हैं। यहाँ हमने ये 16 हटाया तो ये 8 टाइम्स गया, और 31 को हम यहाँ पर और 2 से सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 111, ये आ गया 13, आपके पास नीचे बच रहा है 8 एंड ये बच रहा है 13। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब कि आपको करना है 31 × 13 अपॉन 111 × 8 और × 100। यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करना है, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 45.38 के बराबर, राइट। अब यहाँ पर दिया भी गया है कि परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला, अगर मुझे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के बारे में बताया गया है तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट अगर दिया है तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason, mark the correct choice। assertion क्या दिया गया, कह रहा है सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन इन इट। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का कि अगर लेसेग्ने एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट में हमें हैलोजन को ढूंढना है तो सबसे पहले उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, जिससे क्या होता है, पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ये है कि जिससे अगर मेरे पास दूसरे आयंस भी प्रेजेंट है सोडियम के सल्फाइड और साइनाइड, वो वहीं डिकम्पोज हो जाएं और इंटरफेयर ना करें फर्दर सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट में, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शंस के साथ। तो पहला तो ठीक है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस इज डिटेक्टेड बाय अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द एडिंग AgNO3 टू द सॉल्यूशन
बात ये भी सही है कि AgCl बनता है बेटा जी, और AgCl का वाइट कलर होता है, और वाइट कलर का बनना, वाइट प्रेसिपिटेट का बनना कंफर्म करता है क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को। लेकिन बेटा स्टेटमेंट तो ठीक है, बट पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। तो A हमारा दोनों सही है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ, और ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं NCERT की लाइन में। NCERT का पेज लगा हुआ है, पेज नंबर 285, जहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक वाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। एंड पहला असर्शन दिया गया बेटा कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हम ट्रीट कराते हैं बिफोर द टेस्ट ऑफ हैलोजन। नेक्स्ट चलते हैं। During estimation of nitrogen present in an organic compound by Geldof method, the ammonia evolved from 0.5 gram of compound in Geldof method neutralized 10 ml of 1 m H2SO4. The percentage of nitrogen in the compound H. तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड का हम कैसे निकालेंगे जेल्डॉल मेथड से? जेल्डॉल मेथड में मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट 1.5, और यहाँ पर NV/W, जहाँ पर N हमारा क्या है, नॉर्मेलिटी है, V हमारा वॉल्यूम है ml में, और W इज़ द मास ऑफ कंपाउंड। लेकिन मेरे पास यहाँ पर मोलैरिटी में चीज़ें दी गई हैं, तो बेटा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 0.5 ग्राम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml 1 m H2SO4 दिया गया है। मैंने एक लाइन मेथड आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको मोल नहीं पढ़ाया गया तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 लाइन है H2SO4 की, और एक लाइन शो करती है NaOH की। दोनों में आपको लिखना है 2mv और -mv, इनका डिफरेंस आपको लेना है, और उस डिफरेंस को रखना है नाइट्रोजन के परसेंटेज को निकालने के लिए 1.4 इंटू डिफरेंस अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए डिफरेंस कितना आएगा, 2mv, 2m की वैल्यू दी गई है 1 एंड v है 10 ml। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब 20 इज़ द डिफरेंस। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो 1.4 इंटू डिफरेंस इज 20 अपॉन 5.5, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये आप देखेंगे कैलकुलेशन, ये निकलेगा कितना बेटा, 0 हटाया इधर ये, और ये गया 4 टाइम्स, तो 1.4 इंटू 40 मतलब कि आपका आ जाएगा 56, ये आएगा पूरा 56%। तो हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। आप चाहो तो अगर मोल को नॉर्मल में, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज करके पहले फॉर्मूले पे रख सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपको फॉर्मूला, और सेम क्वेश्चन दिया गया है हमारे NCERT के पिंक बॉक्स में। नेक्स्ट बेटा जी, कंप्लीट combustion of 1.8 gram of an oxygen containing compound gives 2.64 gram of CO2 and 1.08 gram of H2O. The percentage of oxygen in the organic compound H. दो चीज़ें हैं, चाहे तो आप पहले CO2 का परसेंटेज निकाल लें और H2O में परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल लें। परसेंटेज कार्बन को कैसे निकालना है बेटा जी, परसेंटेज कार्बन निकालना है 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 इज गिवन 2.64 और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 1.8 इंटू 100। इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2/18 इंटू हाइड्रोजन कितना दिया गया है, वाटर दिया गया है 1.08/1.8 इंटू 100। अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन को 100 में परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को घटा देंगे, आपका निकल आएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा जी इन फॉर्मूलों से क्या करोगे, 100 माइनस परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन करके हम निकालेंगे। चलो करके देखते हैं हम, है ना, करके देखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते पहले, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 40%, और जब परसेंटेज हाइड्रोजन इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये आएगा
6.67%। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लो तो इन दोनों का कार्बन प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा 46.67%। आपको क्या कर देना है, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स में 3 ही चीज़ें हैं तो 100 में इन दोनों को घटा देंगे तो मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा। तो 100 माइनस 46.67% और ये आ जाएगा, जब आप इसको घटाओगे तो 53.33% आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला दिया गया आपके एनसीईआरटी 286 पेज पे। पूछा गया है कि क्या होगा सीनियरिटी ऑर्डर इन फंक्शनल ग्रुप का। तो बेटा एनसीईआरटी की पेज पे चलते हैं जहाँ पर सीनियरिटी ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है। देखिए क्या ऑर्डर है, सबसे पहले COH का, देन सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये चारों उठा के आपको दिए गए हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमाइड का, तो अमाइड दिया गया है सेकंड वाले में, उससे कम हो जाएगा हमारा साइनाइड का, फर्स्ट नंबर पे दिया है, देन एल्डिहाइड और सबसे लास्ट आ जाएगा कीटोन का। तो ये ऑर्डर कहाँ पर है, ये ऑर्डर हमारा पता चल रहा है पहले ऑप्शन में, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है एसीटोन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इज नेम्ड एज प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन दिया गया है, चलो देख लेते हैं एसीटोन को कैसे लिखते हैं बेटा जी, CH3COCH3। और बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम IUPAC के अकॉर्डिंग करें तो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, तो आप प्रोपेनॉन बोल सकते हो या प्रोपेनॉन 2 भी बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड दिस, ये एक कंडेंस फॉर्म में हमारा कंपाउंड दिया गया है। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो देखिए CH3CH और जो ये OH दिया गया है बेटा, इसी की वैलेंसी खाली है, मतलब इसी पे लगा हुआ है OH एंड CH3। तो CH3CH OH एंड CH3 मतलब ये एक अल्कोहलिक ग्रुप का कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कीटो ग्रुप। तो ये हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट हमसे पूछा गया था। थर्ड हम पढ़ लेते हैं, द IUPAC नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन द ऑर्डर। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह से मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलता है सेकेंड ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मेरे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, प्रिंट नहीं हो पाया, मैंने यहाँ पर बना लिया है। एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मुझे जो गिवन है ना, दैट इज अमाइड ग्रुप। ये है हमारा अमाइड ग्रुप, और अमाइड ग्रुप में हम यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन, मतलब एथेनामाइड। अब N पे ब्रोमो, N पे क्लोरो, तो N ब्रोमो N क्लोरो इथेनामाइड, ये हमारा IUPAC नेमिंग हो जाएगी। अमाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर देखो 2 में तो अमाइन दिया गया है, ये तो हम यहीं से कैंसिल कर देंगे। अब अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो N ब्रोमो N क्लोरो इथेनामाइड लिखेंगे। तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। मॉडिफाइड NCERT से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। C6H14 के जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं वो बनाने हैं। अगर आप हाइड्रोकार्बन जाएंगे जहां एल्केन की आइसोमरिज्म दी गई है, तो जो पिंक बॉक्स है उसमें पूरा ये सॉल्व दिया गया है सेम क्वेश्चन कि C6H14 के कितने आइसोमर बनेंगे बेटा। तो हम यहाँ पर याद कराते हैं कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एल्केन्स या नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में दिए गए हों कितने, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बन जाएंगे बेटा। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन दिया गया हो तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर बनते हैं। 5 कार्बन दिया गया हो तो 3 बनते हैं। 6 कार्बन का हेक्सेन दिया गया हो तो 5 बनते हैं, और यही आपका क्वेश्चन भी पूछा था कि 5 बनते हैं। 7 कार्बन वाला दिया गया हो तो 9 बनते हैं बेटा। 8 कार्बन वाली एल्केन ऑक्टेन दी गई हो तो मेरे पास 18 बनते हैं, और 9 कार्बन वाला दिया गया हो तो 35, और 10 कार्बन वाला डेकेन दिया गया हो तो 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। मुझे पूछा गया था 6 कार्बन, जिसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। कौन सा पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं दिखाता है, कौन सा पोजीशन आइसोमर नहीं दिखाता है। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे, बट
डिफरेंस हो या तो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन में या फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में या मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशन में, बट नेचर ना चेंज हो। मतलब अगर OH है तो OH ही रहेगा, बॉन्ड अगर डबल है तो डबल ही रहेगा। यहाँ पर पहला वाला देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये हमें यहाँ पर दिख गया कि हमारा दूसरे कार्बन पर OH लगा है। अभी क्या है, फर्स्ट कार्बन पर OH लगा है, ब्यूटेन 1 ऑल है, और ये है हमारा ब्यूटेन 2 ऑल। इसका मतलब ये तो पोजीशन है, हमसे पूछ रहा है नहीं है। दूसरा बेटा अमाइन भी हमारा दिया गया है, एक और यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, जरा देख लो। दूसरा यहाँ पर लिखा है CH3 CHNS2 एंड CH3, ये ऐसे ऑप्शन दिया गया है। ये भी दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। तीसरे वाले में भी आपको दिख रहा है कि ये पोजीशन है, बट यहाँ पर बेटा जो कुछ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी नंबरिंग हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से वो लगे होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर लगा है तो भी इसको नंबर 1 बोलेंगे, और यहाँ लगा है तो भी यहीं से हम नंबरिंग शुरू करने वाले हैं। मतलब चेन टूट गई है। दिख तो रहा है कि पोजीशन बदला है, बट कुछ हमारे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है उनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। जहाँ वो लगते हैं हमेशा वहीं पे नंबर 1 उनको हम असाइन करते हैं। तो थर्ड वाला चेन आइसोमरिज्म है, ना कि पोजीशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड वन, दैट इज चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमर। बेटा फंक्शनल ग्रुप जिनमें चेंज होगा वो फंक्शनल आइसोमर होंगे। पहले वाले में देखते हैं। पहले वाले में मुझे दिया गया है ये OO, मतलब ईस्टर है, और दूसरे वाले में भी मुझे COO दिख रहा है, ईस्टर है। मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ये आइसोमर्स नहीं हो सकते। तो पहला वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा फिर से बेटा जी अगर देखें तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर में दे रहा है, एक बार हमारा ईस्टर है, लेकिन दूसरी बार ये ईस्टर नहीं है क्योंकि बीच में एक कार्बन आ गया है, एक कीटोन है और एक ईथर है। यस, ये फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। और भी चेक करते हैं बेटा जी, और भी चेक करते हैं। कह रहा है कि आर फंक्शनल आइसोमर, कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर 2 कीटोन ग्रुप दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2 कीटोन ग्रुप दिए गए हैं, है ना। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। यहाँ पर भी OH 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 3 जगह है, तीनों OH है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन है मेरे पास, दैट इज सेकेंड, जो फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है। नेक्स्ट आया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट आइसोमर। पूछा गया आइसोमर है ही नहीं, मतलब किसी भी तरह का चेंजमेंट है ही नहीं। देखते हैं बेटा पहला वाला। पहले वाले में अगर हम देखें तो ये है 1 2 3 और ये है 1 2 3 4। मतलब कि एक बार ये 1 3 पे लगा है और एक बार 1 4 पे लगा है, मतलब यस ये तो पोजीशन आइसोमर है। दूसरी बार भी 1 2 3, 1 और 3 पे चीज़ें लगी हैं और 1 2 पे चीज़ें लगी हैं, ये भी पोजीशन आइसोमर है। यहाँ पर देखें तो बेटा ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल और ये है एनीसॉल, एक फंक्शनल ग्रुप ईथर का और एल्कोहल का, तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमर कहलाता है। ये भी यहाँ पर आइसोमर है। नेक्स्ट देखें तो ये 1 2 3, 1 और 3 पे लगे हुए हैं, 1 2 3 और 1 और 3 पे लगे हुए हैं। इसका मतलब दोनों ही सेम है, ये है आइडेंटिकल। ये आइसोमर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की फेरबदल नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है, सेम चीज़ें हैं, सेम नाम है। तो अगर नेम सेम है तो इसका मतलब है वो आइसोमर है ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मेटामर ऑफ कंपाउंड बी। बी हमारे पास दिया गया और मेटामर होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट बोथ साइड ऑफ अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पर देखो ये एनीसोल दिया गया है। पहले वाले में सिर्फ पोजीशन चेंज की है CH3 की, जब से हम मेटामर बोल रहा है, तो पहला वाला तो पोजीशन है ना। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में भी CH3 की पोजीशन चेंज हुई है, तीसरे वाले में भी CH3 सेम है बेटा 1 2 पे, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया। बट फोर्थ वाला अगर हम देखें तो हमारा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दूसरी तरफ सिर्फ मिथाइल था जबकि यहाँ पर एथाइल है। तो जब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ हमारे कार्बन का फेरबदल हो तो हम कहते हैं मेटामरिज्म। ये हमारा मेटामरिज्म दिया भी गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। बेटा यहाँ पर बॉन्ड बाहर दिया गया है, इसका मतलब हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 5। तो 3 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल, तो 1 साइक्लोहेक्साइल आप चाहो तो इसको अल्फाबेट में देख सकते हो, तो 1 साइक्लोहेक्साइल पहले आ जाएगा। तो 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंट और 1 पे लगा है इन, पहला ही ऑप्शन मेरे पास मिल जाता है।
तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर मेरे पास रिंग में 6 कार्बन है, बाहर 5 है, लेकिन रिंग के बाहर कोई मल्टीपल बॉन्ड है या बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो बाहर वाली चेन को ही हम पेरेंट चेन, अपनी मेन चेन मानते हैं। ये दिया गया है कुछ कॉन्सेप्ट, आप यहाँ से देख सकते हो। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, पहले तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो COO, ये बेटा जी ईस्टर है, और ईस्टर की नेमिंग हम करते हैं एल्काइल एल्केनोएट के फॉर्म में। एल्काइल क्या, जो ऑक्सीजन से जुड़ा, मतलब कि 2 कार्बन का इथाइल, तो इथाइल। अब एल्केनोएट क्या, ये पूरा पोर्शन बेटा जी, तो 1 2 पे मिथाइल है, इथाइल 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 प्रोपेनोएट, तो इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट, जो कि दिया गया है हमारे सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। फिर से एक IUPAC नेमिंग दी गई है बेटा, यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है जरा पहचाने। फंक्शनल ग्रुप पहचान गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा बेटा। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप दिया गया है दैट इज अमाइड, और अमाइड के लिए हम जानते हैं कि जो CO से लगी हुई चेन है वही हमारी पेरेंट चेन होती है। इसका मतलब है एक ही कार्बन है, मतलब मिथेनामाइड, मिथेनामाइड है, और N से लगा है साइक्लोपेंटाइल, तो N साइक्लोपेंटाइल मिथेनामाइड, N साइक्लोपेंटाइल मिथेनामाइड, अमाइड ना हो, अमाइड है ये बेटा, ठीक। तो सेकेंड ऑप्शन। लास्ट पोर्शन है बेटा मेरा, ये आप देखेंगे एक क्वेश्चन है जिसमें एक बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई है, ब्रोमीन है, 2 बेंजीन रिंग्स हैं, है ना, एज अ साइड चेन। तो क्या करेंगे हम, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से सारे ब्रांचेस हमें पास में मिल जाएं। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से करें तो 1 2 3 और 4, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगी। इसका मतलब 4 ब्रोमो अल्फाबेट में लिखेंगे, और 3 और 6 पे लगे हैं हमारे फिनाइल्स, तो डाई फिनाइल, जब बेंजीन ब्रांच में हो तो फिनाइल लिखते हैं, तो हमारा 4 ब्रोमो 3,6 डाई फिनाइल, और टोटल कार्बन है 8, तो ऑक्टेन, तो 4 ब्रोमो 3,6 डाई फिनाइल ऑक्टेन। तो बेटा ये हमारे पोर्शन के सारे क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट आपको आगे कराएंगे अनिकेत सर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा बेटा नीट का, ठीक है ना, उसी का पेपर डिस्कशन लेके आए हैं हम आपके सामने। तो बेटा 68 से हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले रिस्पेक्टेड कोमल मैम ने डिस्कस कर दिया होगा बेटा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। पेपर बहुत अच्छा था बेटा, और न्यू लाइट की एक यही खास बात है कि जिस हिसाब से पेपर आता है बच्चा, उसी हिसाब से आपके पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 68 से, ठीक है ना। टोटल 90 तक सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका मॉडल था, तो सारे टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ Ag कितना बेटा, 47, इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड अबव एंड बिलो। तो आपसे कह रहे हैं कि बेटा 47 कि जस्ट ऊपर वाला, और किसका 47 है बेटा, ये आपका Ag, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसके ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट होगा और इसके नीचे वाला कौन सा एलिमेंट होगा। तो बेटा आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं कि जब आप 47 के ऊपर वाला एलिमेंट निकालने जाओगे बच्चा, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो उसके लिए सिंपल तरीका है बेटा 47 माइनस क्या कर दोगे आप लोग, 18। तो जब आप 47 माइनस 18 करोगे तो कितना बचेगा आपका बेटा यहाँ पर 29। कितना बचेगा बेटा 29। तो 29 किसका, कॉपर, मतलब 29 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और जब बात करें नीचे की, तो नीचे आपका बेटा एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, पीरियड इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना है 47 और प्लस कर देना बेटा कितना, 32। तो आप ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 आ गया बेटा, 4 और 3 7 आ गया, तो 79। तो आंसर हो जाएगा जो उसके ऊपर वाला एलिमेंट होगा बेटा उसका एटॉमिक नंबर कितना 29, और उसके जो बिलो नीचे होगा उसका क्या हो जाएगा बेटा 79। तो देखो देखते हैं, तो 29 कौन सा बेटा, 29 एंड 79। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, सेकंड, ठीक है ना। कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47 है इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्लेस एबव एंड बिलो। एबव एंड बिलो की बात करें तो बिलो मतलब बेटा नीचे वाला एलिमेंट, एबव मतलब ऊपर वाला एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा 29 एंड बेटा 79। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं ये एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है। तो देखो ये आपको दिख भी जाएगा बच्चा, ये देखो 47 दिया गया है आपको बेटा, इसके जस्ट ऊपर 29 एटॉमिक नंबर है जो कि किसका, कॉपर का होगा, और 79 दिया गया बेटा किसका, जो कि आपका गोल्ड का होगा। तो बच्चों क्लियर आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। चलिए
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आर। तो बेटा जब हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो दो बातें आप याद रखिएगा बच्चा कि जनरली ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। जनरली अगर बच्चा हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, इंक्रीज होता है बेटा। और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, बस एक चीज ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं तो उनको देखते हैं क्या होते हैं बेटा। तो जैसे अगर हम बात करें तो हम इधर से इधर जा रहे हैं बेटा, तो देखना है हमें, तो उसके पहले जब आप देखोगे तो लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन आएगा। लेकिन ये ऑर्डर कैसे लिखा है तो इसको समझते हैं क्या होता है। तो अगर हम बात करें बेटा लिथियम, तो अगर हम बात करें यहां पर लिथियम और क्या दिया गया है, बेरिलियम और बोरान और कार्बन, पहला ऑप्शन। तो बेटा देखो नो डाउट लिथियम से ज्यादा किसका हो जाएगा, इन तीनों का हो जाएगा। ठीक है, लिथियम से ज्यादा। लेकिन अब बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन में किसका इसके बाद आएगा बेटा, तो बेटा एक बात बता दे, इसके बाद होता है बोरॉन, फिर क्या होगा बेरिलियम, मतलब बोरॉन का कम होगा किससे, बेरिलियम से। ऐसा क्यों होता है बच्चा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, लास्ट का मैं लिख रहा हूं बेटा 2p1। तो यहां पर देखो p पे 1 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और अगर हम इसकी बात करें बेरिलियम के तो यहां क्या होता है 2s2, तो यहां पर क्या आ गया 2, मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। तो आप एक बात बोल सकते हो कि बहुत यहां पर फुलफिल्ड है और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन p में आ गया, तो बेटा क्या आ जाएगा बोरॉन, उसके बाद क्या आएगा बेरिलियम, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कार्बन। ठीक है ना, कार्बन पे हम ये रूल क्यों नहीं देख रहे बेटा, तो कार्बन की बात समझ लीजिएगा बच्चा, कार्बन पे इसलिए हम नहीं देख रहे क्योंकि इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, नो डाउट, कोई गलती नहीं है इसमें, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड समझते हैं, कह रहा है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो एक बात क्लियर है बेटा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, अब दिक्कत क्या हो जाती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखते हैं क्योंकि जस्ट बगल बगल वाला मैटर है, और जस्ट बगल बगल में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बहुत मायना देखोगे तो पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। तो अगर बच्चा यहाँ पर हम ध्यान दें तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2s2 2p4, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 2s2 2p3। तो बेटा आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं एक चीज और बच्चा, यहां पर क्या आ गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। क्या आ गया बच्चा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया, और यहां पर क्या है आपका रैंडम ऑर्डर है। तो आपको पता है कि इफेक्ट पड़ता है भैया कैसे, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ रैंडम ऑर्डर है P4, क्योंकि देखो बेटा ये आपका P है, यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो हाफ फिल्ड है, 6 कर दोगे तो फुलफिल्ड है, तो 3 हाफ फिल्ड। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ज्यादा, और उस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा कम। तो ये ऑर्डर जो लिखा है बेटा सही है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद बेटा नाइट्रोजन, और उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा ऑक्सीजन। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें यहां पर बच्चा, तो देखो लास्ट ये भी सही हो गया, लास्ट देखते हैं कह रहा है बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। तो ऑब्वियस सी बात है नियॉन का बेटा सबसे ज्यादा फुलफिल्ड, ठीक है ना, नोबल गैस है सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर बात करें नाइट्रोजन और बेरिलियम में, तो नाइट्रोजन बेटा ज्यादा होगा क्योंकि साइज इसका क्या हो जाता है, छोटा। तो यहां पर ये भी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा, तीनों करेक्ट हैं, तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आंसर हो गया बच्चा आपका 4। बहुत प्यारे क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे का गलत नहीं होगा, सारे बच्चों को ये लगभग सही ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं बेटा क्या ये डेटाबेस अगर देखें तो देखो अगर हम बात करें बेटा तो लिथियम का सबसे कम। उसके बाद अगर हम कंपेयर कराएं बेटा आपको, तो देखिए मैंने आपको बताया था बेरिलियम दिया गया है, बोरॉन दिया गया है, ये एनसीईआरटी का टेबल है बच्चा, उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बेटा 800 कितना 1, और यहाँ 899, मतलब आप 900 के आसपास। तो देखो कितना डिफरेंस है, मतलब बोरॉन का कम है, किसका ज्यादा है बेटा बेरिलियम। तो ऐसे सबका है, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पढ़ा था बेटा, तो 1314 है, यहाँ पर 1402 है बेटा। तो देखो आप यहाँ पर भी देखें एक्सेप्शन है, बाकी सबका सही है बेटा, नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आपका बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर लिथियम। ठीक है बच्चा, तो सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेट। तो एक बात बता दें आपको, कोई भी एक एलिमेंट है, मान लीजिए एक्स एलिमेंट है बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, और जब बच्चा आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका एक्स माइनस। ठीक है ना बेटा, और एक्स माइनस आया तो यहां पर क्या होगी, एनर्जी आपकी रिलीज होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। तो आप देखो किसमें ऐसा काम दिया गया है, ये थोड़ा बेटा ये साइन बना है आपका रिएक्शन का। तो देखो क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, ये आपके एरो बना है यहाँ पे। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो ये आ गया, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। यहाँ पर HCl टूटा, बिल्कुल गलत है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया Cl माइनस में, तो आंसर कौन सा बच्चा, थर्ड हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखो एनसीईआरटी में क्रिस्टल क्लियर लिखा है, देखो पढ़ो बेटा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम X टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज accompanying द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी लिखते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो बेटा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स पे आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाँ गैसियस होना चाहिए बेटा, तो यहाँ पर एक्स माइनस बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पे गैसियस, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव किससे करते हैं, गैसियस, ठीक है ना। हाँ आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी भी इसी चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि हम गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, या एक बार में हम एक एटम को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, सारी चीजें। चलिए आगे अगर बढ़े बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। तो देखते हैं बेटा कि जो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई काम नहीं होता, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन कुछ भी नहीं होता, किसका बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना। अच्छा दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल होता है बेटा, इसमें भी क्या आ जाता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ जाता है। तो आप एक बोल सकते हैं कि बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका, वो किसको इफेक्ट कर सकता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी को, अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड इस तरीके से आ गया। और सेम अगर बोलें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको भी क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है, यहां पर भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, किसको नहीं करता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी बोथ। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है और सिंपल है, एकदम वन लाइनर टाइप के हैं, और जिसको ये चीजें कॉन्सेप्ट एकदम एकदम पता है तो कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है बच्चा, ठीक है। चलिए तो यहां तक आपको एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो आगे अगर बढ़े बेटा, क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पे दिया गया बेटा 87-89 पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एम्फोटेरिक बिहेवियर इज शोन बाय द ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक बिहेवियर कौन कौन से ऑक्साइड शो करते हैं बेटा, तो देखो एल्यूमिनियम तो करता है, लेकिन कैल्शियम करता है क्या, नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल है भाई। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और कैल्शियम, तो इसमें एल्यूमिनियम तो करता है, कैल्शियम नहीं करता। पीबी करता है, बेरियम नहीं करता। क्रोमियम और मैग्नीज नहीं। हाँ ये आ गया टिन, एसएन, टिन आपका करता है, जिंक भी आपका करता है, तो ये दोनों बेटा करते हैं, टिन भी करता है और जिंक भी करता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपके, एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आपको इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ कौन कौन करते हैं, पेयर के फॉर्म में देखने तो टिन करता है और जिंक करता है। एल्यूमिनियम भी करता है लेकिन कैल्शियम नहीं करता, इस वजह से हम नहीं लिखे इसको। तो टिन और क्या हो गया आपका, जिंक, ठीक है। जिंक में दो बनते हैं, ZnO और ZnO2, ठीक है ना, SnO SnO2, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा, 4, क्योंकि ये सिंपल है, ठीक है ना, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो। जैसे ये एनसीईआरटी में भी आ गया, देखो ये लिखा भी हुआ है बेटा, एसिडिक क्या इस तरीके से होते हैं, Cl2O7 हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं एसिडिक, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर हर एम्फोटेरिक, ठीक है ना। एम्फोटेरिक में Al2O3 आ गया, देखो अभी मैंने बताया एल्यूमिनियम करता है लेकिन कैल्शियम नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो जिंक भी दिया है बेटा यहाँ पर आपका, और टिन भी दिया है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं। तो कुछ बेटा 5-6 होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपको याद रखना है, जैसे V2 हो गया, ठीक है ना, जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, कह रहे हैं कि द प्लेस दैट वर लेफ्ट बाय द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आप सबको पता होगा बच्चा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप सबको एक बात क्रिस्टल क्लियर पता होगी कि इका एल्यूमिनियम और इका किसका, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन की जब हम बात करते हैं तो इस नाम से कुछ जगहें छोड़ी गई थी, तो उसी की बात कर रहा है बच्चा। और क्या क्या था, तो इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन में कौन कौन से एलिमेंट आए थे बेटा, जो प्लेस किए गए थे, जिन मेंडलीव ने जिनको छोड़ दिया था कि आने वाले जो एलिमेंट होंगे इसी जगह पे रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको एक नाम दिया गया था इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो यहां पर कौन से एलिमेंट आए थे बेटा, वो आया था आपका गैलियम, और कौन सा आया था बेटा, जर्मेनियम। कौन कौन से आए थे बेटा, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है ना बच्चा। 2 और भी हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए हम उनको कंसीडर आउट नहीं करते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो हम यहां पर अगर देखें तो सिर्फ आपको 2 ही दिखेंगे, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आपको मैं दिखा भी दूं, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिखा है बेटा, देखो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां पर बोथ देखो, कह रहा है गैलियम और बेटा कौन सा, जर्मेनियम वर नोन एट दैट मेंडलीव
पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल ही लेफ्ट द गैप अंडर एल्यूमिनियम, तो इसको हमने नाम दे दिया था इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बच्चा आई थिंक आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी एक एक करके, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत मजेदार क्वेश्चन भी थे। कह रहा था एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इधर लिख लें बेटा तो कह रहा है आर्गन, ठीक है, और आर्गन कितना होता है बेटा 18 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है 3D5 बोल रहा है आपसे और 4S1 बोल रहा है। तो आपको कंफ्यूज किया गया है, कई बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, सीधा कह देते हैं सर अरे S1 आ गया सर एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप। नहीं बच्चा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3D5 है, सिर्फ इतना होता तो आप ये बात बोल सकते थे, ठीक है ना। तो बेटा कई बच्चे इसको ना ध्यान देके सिर्फ लास्ट वाला ध्यान दिए होंगे तो उनका गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगर हम इस सारी चीजें देखें तो आप सबको पहले तो 2-3 चीजें बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो आर्गन 18 हो गया, 18 और 5 कितना बेटा 23 और 1 कितना 24। तो 24 किसका होता है क्रोमियम का होता है बेटा। 24 एटॉमिक नंबर किसका होता है क्रोमियम का होता है। और क्रोमियम होता कहां पे बेटा डी ब्लॉक में होता है, ठीक है ना। तो क्रोमियम कहां होता है डी ब्लॉक में, क्लियर हो गया। और इसका ग्रुप कौन सा होता है बच्चा तो इसका ग्रुप आपको सिंपल बताएं, अगर आप 3D सीरीज के बारे में बात कर रहे हो डी ब्लॉक के बारे में, ठीक है ना, तो उसका ग्रुप आप सिंपल ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करिएगा, आपको ग्रुप नंबर मिल जाएगा। तो 5 और 6, तो ग्रुप कौन सा मिल गया बेटा 6। अगर आपको क्रोमियम के बारे में चीजें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद रखो +5 + 1 करो 6, ये आपका ग्रुप नंबर हो गया। सिर्फ डी सीरीज की बात करें 3D सीरीज की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बेटा इसका क्या देखना है आपको ब्लॉक, तो आपको सबको पता है बेटा इसका ग्रुप नंबर 6 हो गया, ब्लॉक आपका डी ब्लॉक हो गया। और बच्चा एक बात बता दें आपको पीरियड कौन सा होगा इसका, तो बेटा आप सबको पता है 3D सीरीज मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो बच्चा कहां से स्टार्ट होते हैं बता दीजिए। तो भैया सिंपल सी बात है 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है 3D है सर 3rd पीरियड, नहीं बॉस भैया 4th पीरियड से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे बच्चा 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं जितने भी 3D सीरीज में होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप डी ब्लॉक अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो स्टार्ट कहां से होते हैं 4th पीरियड से। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका 4th पीरियड ग्रुप हो गया आपका 6, 5 + 1 6 हो गया। और ब्लॉक कौन सा हो गया बच्चा आपका डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि देखो डी आ गया ना और 3DC ही पहली सीरीज है डी ब्लॉक की। तो ये 3D इस चीज को बताती है कि बेटा ये एलिमेंट कहां का है डी ब्लॉक का है, ठीक है ना बच्चा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा भैया क्या क्या पूछा गया है, ग्रुप और ब्लॉक दिया है तो 6 ग्रुप हो गया और डी ब्लॉक हो गया भैया, 4th ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा देख लें प्रूव कर लें तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर हम लोगों ने 24 कैलकुलेट किया था 24 और देखो ये लिखा है 3D5 4S1 और यहाँ पर आर्गन लिख देते हैं 18। तो ठीक है क्रोमियम का होता है और एक्सेप्शन होता है यहाँ पर बेटा, क्यों, क्योंकि जनरली आप जब देखोगे तो कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक बात बताइए क्रोमियम क्या लिख रहे हैं आर्गन 4H2 3D4 होना चाहिए ना, लेकिन बेटा ये इसमें एक्सेप्शन होता है क्योंकि हम इसको क्या कर कन्वर्ट कर देते हैं बेटा हाफ फील्ड में। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, यहाँ कितना आ जाता है बच्चा 5, ठीक है ना। तो ये हाफ फील्ड बन गया, ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला कोड कह रहा है कि फॉर Na + Mg2 + F - O2 - द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। तो भैया आयनिक रेडियाई देखो तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है, आयनिक रेडियाई के लिए बेटा सिंपल तरीका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज। अब बताएं आपको एक चीज और, इसमें कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चा इसमें गलती बच्चे ये करते हैं बेटा कि जब आपसे बोला जाता है कि भैया ऐसा बताना है तो आप अपने दिमाग में एक बात ले आइए। बात क्या लाना है कि सर ये सब के सब क्या होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है भैया जी, एक चीज बता दें आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो पहले आपको वो चेक करना है फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो बेटा सोडियम 11 1 प्लस लगा है तो 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 12 2 प्लस लगा है तो 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितने 9 और 1 माइनस लगा है तो 10 हो गए, ऑक्सीजन 8 और 2 माइनस लगा है तो 10 हो गए। तो बच्चा देखो सबके 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब हम ये रूल लगा सकते हैं तो जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज उतना ज्यादा और जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना कम। तो बेटा देखो यहाँ पर O2- का सबसे ज्यादा हो जाएगा बच्चा, फिर उसके बाद F-, उसके बाद बेटा आपका उसके बाद आपका Na+, फिर क्या बेटा Mg सही से लिख जाओ भैया Mg2+, ठीक है बेटा। तो देखते हैं O2-, चलो इन दो में है सबसे ज्यादा, दोनों में F- है
उसके बाद Na+। बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा? थर्ड। आप मैच कर लीजिएगा। बट एक बार याद रखना बच्चा, कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए यहाँ पर ये तो दे देगा, लेकिन एक कन्फ्यूजन कर देता है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं देगा। जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं देगा तो आप ये रट के मत जाइएगा बेटा, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपको पूरा एकदम देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप का कौन से पीरियड का है और वहाँ साइज कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, ठीक है ना। प्लीज इतना थोड़ा सा अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, कहीं पर भी कर लीजिएगा। ये सिर्फ किसके लिए? आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। ये बात हमने लिखा भी है, देखो बेटा, और ये बात कहाँ दी गई है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी जो कहेगी हम भी वही कहेंगे और एनटीए भी वही कहेगा, ठीक है ना बच्चा। और आप सबको पता है कि रिस्पेक्टेड सिंह सर सिर्फ सब लोग जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उन सबको गाइड कर दिया कि बेटा एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाना, ठीक है ना। हाँ, तो एनसीईआरटी एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो कह रहा है कि व्हेन वी फाइंड सम एटम या फिर आयंस, क्या कह रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तब आप ये देखोगे, यही चीजें लिखिए भैया। इसी को इलेक्ट्रॉन जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हम बोलते हैं, वो सेम चीज होता है बेटा। कह रहा है कि द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर कितना? 15। बेटा एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात बताओ बच्चा, अगर हम बात करें, आपको सिंपल तरीका बता दूं, अगर मान लीजिए ग्रुप नंबर दिया गया तो आप सबको एक बात तो पता चल गई भैया 15 फॉस्फोरस होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेटा एक बात बताएं आपको, सिंपल सी बात, आपको अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना भैया, फॉस्फोरस है या फिर आप सीधा बता दो कि 5 होते हैं, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5। क्योंकि अगर हम फॉस्फोरस की बात करते हैं तो अगर इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा बेटा? 3s2 3p3, ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का आ गया, सेकंड पीरियड का नहीं है, इस वजह से। तो 3 और 2 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। ग्रुप कौन सा हो गया? 15 हो गया। कौन सा हो गया बॉस? 15 ही ग्रुप हो जाएगा इसका, ठीक है ना। दूसरी चीज बच्चा, एक चीज और आपको बता दें हम यहाँ पे कि अगर आपको इसका क्या ढूंढना है? वैलेंसी, तो बेटा फॉस्फोरस है, इसकी वैलेंसी +3 एंड +5 दोनों होती हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो देखते हैं बेटा। तो सब चीजें हमने निकाल लिया, ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 15, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और वैलेंसी +3 +5, ठीक है। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 15 भैया, तो 2 में 15 है, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, ठीक है, तो 4 और एंड 3, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 ले लेंगे, दोनों एग्जिस्ट करता है, दोनों होता है, ठीक है। चलिए ये देखो दिया भी है बेटा फॉस्फोरस, ठीक है, 3s2 3p1 सॉरी 3p3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आपसे फिर कुछ कह रहा है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड। अब देखो कई बच्चे इसको सोचते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन क्यों देते हैं। ये बेटा बच्चा यहाँ पर एरो लगे हुए हैं, ठीक है ना, इस सारी जगह पे, तो थोड़ा सा आ गया प्रिंट में। आप कहोगे सर ये कौन सी बात होती है, आप डेटा दे देते हैं सर, डेटा बहुत ज़्यादा कठिन होता है, याद नहीं होता। भैया याद करना ही नहीं है तुमको ना। क्यों बच्चा? इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? बेरिलियम। 2 2 4 और 4 और 6, ये कितना दिया गया? 2p4 है शायद, लोगों हम देख ले रहे हैं रिकॉर्डिंग, कितना? 2p4। तो बेटा एक बात बताओ, 4 2 6 और 2 4 2 6 2 8 8 मतलब ऑक्सीजन दिया है। एटॉमिक नंबर हम काउंट करें बेटा, 2 2 4 4 3 7, किसका होता है बेटा? नाइट्रोजन। और ये किसका दिया है? 2 2 2 4 1 5 होता है बोरॉन का। अभी बेटा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चीज सीखा था, तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर? ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप सबको एक बात पता है, बहुत क्रिस्टल क्लियर पता है बॉस, कौन सी बात? कि भैया जी ये क्या है? बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बोरॉन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? नाइट्रोजन। उसके बाद किसका? ऑक्सीजन। उसके बाद किसका बेटा? बेरिलियम। उसके बाद किसका? बोरॉन। तो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि भैया सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी? जहां पर लिखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी? नाइट्रोजन वाले, मतलब नाइट्रोजन जो दिया गया C की, उसके बाद ऑक्सीजन B की, उसके बाद बेरिलियम A की, उसके बाद किसकी? D की। तो ऐसे कंपेयर करो। डेटा याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, डेटा मत याद रखो भैया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं भैया, तो कह रहा है कि बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा, मतलब सबसे कम किसकी? बोरॉन। तो बोरॉन कहाँ है भैया? बोरॉन की सबसे कम, तो सबसे कम मतलब ये हो गया। फिर कह रहा है कि बेरिलियम की उसके बाद, तो बेरिलियम का ये हो गया भैया। फिर कह रहा है कि उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये हो गया। उसके बाद कह रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ये हो गया। अब मिला लेते हैं बॉस। तो भैया कह रहा है कि ए का कौन सा? सेकेंड। तो ए का सेकेंड कहाँ पे है? यहाँ पे, थर्ड।
ओ कितना आसान है, एक ही ढूंढना था आपको, ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम पूरा करेंगे। और बी का बेटा कितना दिया है, ऑक्सीजन का थर्ड दिया है, और भैया सी का क्या दिया है, सी का दिया है 4 दिया है, और डी का फर्स्ट। तो आंसर बच्चा कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको डेटा भी दिखा दें और प्रूफ भी करा दें सारी चीजें कि सर ने सही बताया कि गलत बता दिया, ये भी तो चीज है ना भाई। तो देखो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो सबसे ज्यादा हमने नियॉन की बात की थी है, उसके बाद बेटा फ्लोरीन 1600 है, उसके बाद 1681 मैंने 1600 से रैंडम ले लिया है। फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में देखो 1314 है, यहाँ पे 1402 है, 2 है, ठीक है 1402। यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्यादा किससे बेटा, ऑक्सीजन से। उसके बाद देखो कार्बन और बोरॉन की बात करें तो कार्बन की ज्यादा हो गई बच्चा। फिर बोराम और देखो एक्सेप्शन किस पे है, ये चीज मैं लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में था, बेरिलियम और बोरॉन में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 899 मतलब अप्रोक्सीमेट 900 और ये 800, ठीक है ना। तो देखो अच्छा खासा डिफरेंस है बच्चा यहाँ पर। फिर उसके बाद लिथियम सबसे कम हो जाएगा। तो देखो जो चीज़ आपको बताई गई पूरी सॉलिड है, ठीक है ना बेटा। हाँ बस इन दो में इसमें आपको ध्यान रखना है, बस कट्टम खेल लिया करो, ठीक है ना। इसको इधर जैसे मान लो आपने लिखा, कैसे याद रखा करो हम बता दे रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो एक काम किया करो ऐसे, इसको ये आपको याद ही है, तो एक काम किया करो इसको ऐसे कट बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पर इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, और बस ऑर्डर अरेंज कर लो। मतलब अब क्या हो जाएगा, लिथियम फिर बोरॉन फिर बेरिलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन फिर नियॉन, सिंपल, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। अच्छा सर दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ओके तो इसको बेटा हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलो हाँ अब देखो क्या करना है, इसको इधर एरो बना लो, इसको इधर बना लो, इसको इधर एरो बना लो, इसको इधर बना लो, ठीक है बेटा। चलो ग्रीन से लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, लिथियम सबसे पहले, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ठीक है इस तरीके से। चलो आगे देखो बच्चा, कह रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, भैया दोनों स्टेटमेंट बताने हैं आपको, चलो बता देते हैं। कह रहा है फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। सोच लो भैया, 1 मिनट सोचो, जल्दी से फटाफट भाई फटाफट। कैसा होता है, नहीं भैया फ्लोरीन कह रहा है, फ्लोरीन इसकी होती है 328 माइनस का 328, और इसकी होती है बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें मतलब इस ग्रुप में क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, वो होती है माइनस का 349 समथिंग आसपास, ठीक है। तो किसकी ज्यादा होगी, ग्रुप बोला है बेटा, ग्रुप, पीरियड नहीं बोला है, ग्रुप बोला है, ठीक है। तो ये बात अगर हम बात करें तो देखो क्लोरीन किससे ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट भैया क्या हो गया, गलत हो गया यार, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, ग्रुप में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, यस बिल्कुल कम होती है बेटा, ऑक्सीजन की होती है -141। कितनी होती है बच्चा, इसकी होती है माइनस का 141, अभी हम दिखा भी देंगे आपको, 141 सबसे कम होती है बच्चा, सबसे कम, ठीक है ना। तो 141 माइनस की होती है, लीस्ट पूछा है तो सबसे कम बताना है, यहां पर सबसे ज्यादा बताना था क्योंकि मोस्ट पूछा गया था बच्चा, तो वो फ्लोरीन नहीं क्लोरीन का होता है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो भैया पहला फॉल्स दूसरा सही, तो देखो सेकंड ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है बच्चा। चलो देख लेते हैं क्या होता है, देख लो पूरा पीरियोडिक टेबल आपके मतलब एनसीईआरटी आपको दिख गया। ये आपका फ्लोरीन वाले ग्रुप में पूछ रहा था, देखो माइनस का 328, ठीक है मैंने 28 ही लिखा था ना, हाँ 28 ही लिखा था भाई, देखो। और यहाँ पर क्लोरीन का बेटा माइनस का 349, बिल्कुल सही है। तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसकी हो गई, नेगेटिव पूछा है ना, तो माइनस का 349 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा था कि ऑक्सीजन, तो देखो बेटा ऑक्सीजन कितना दिया गया है, माइनस का 141 दिया है यहाँ पर। उसके बाद सबसे कम इसी का होगा, बाकी फिर सल्फर का इससे ज्यादा, सेलेनियम और टेरेनियम फिर से डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ये दिया गया है बच्चा, एज कितना, a इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ a पूछा गया है। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बच्चा, मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास किसका, C12H26। कैसे निकालते हैं बेटा, एक कार्बन का 12 कार्बन है प्लस एक हाइड्रोजन का 1, कितने 26। सॉल्व करो, 144 और 26 10 170,
ठीक है बेटा। तो 170 आ गया 170 ग्राम, ठीक है ना। अब इसके अगर हम बात करें वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल निकालना है आपको, क्या निकालना है, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा बेटा 170 और डिवाइड बाई कितना 6.022 ले रहे हैं, हालांकि आप सीधा कर सकते हो 6 से भी, इंटू 10 की पावर कितना बच्चा 23। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो ये कर लो 17 36 का 18 मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा 2.8, हाँ 2.8 आ गया, और यहाँ पे 0 मतलब 28, तो ये हम 28 रख दे रहे हैं बच्चा, ठीक है। पॉइंट कुछ बचा होगा समथिंग, ठीक है, तो पॉइंट वाला मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चलेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएं तो चलेगा वो। पॉइंट बेटा कितना आ गया आपका 10 की पावर 23, नीचे ऊपर जाएगा तो इंटू कितना, पॉइंट हटा दे रहा हूँ, इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 23, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि आपको दिया गया है ए, इससे कंपेयर करा दो, तो यहाँ पर देखो a इंटू 10 की पावर माइनस का 23 बराबर किससे बेटा कर दें 28 इंटू 10 की पावर बच्चा कितना माइनस का 23, तो 23 खत्म, a इक्वल टू लगभग कितना आ गया बेटा 28, देखो दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है बच्चा। क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करिएगा प्लीज, ठीक है, और अपना ओपिनियन दीजिएगा कि सर इस तरीके से करा दीजिए डिस्कशन, ऐसे करा दीजिए, अब अपना सजेशन पक्का दें बच्चा, ठीक है ना। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलो बढ़िया से कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखो बेटा, ये सेम दिया गया है, मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन फर्स्ट, ठीक है, कुछ कह रहा है आपसे, कह रहा है कि भैया लिस्ट दी गई, मैचिंग का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं भैया। तो कह रहा है कि दिस ओके, चलो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा उधर सब मोल निकाल रहे हैं तो सबके मोल निकालते हैं। तो बच्चा H2SO4 का मोलर मास कितना 16 4 जा 64, 32 सल्फर का ऐड कर दो 96 और 2 ऐड करो 98, तो यहाँ जाएगा 392 डिवाइड बाई कितना 98, ये कितना आ गया बेटा 4, 196 और दुगुना करोगे बेटा उसका तो 392 आ जाएगा, तो इसका 4 मोल आ रहा है, मतलब ये हो गया बच्चा। कह रहा है कि 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, तो बच्चा STP की अगर बात करते हैं तो किससे करते हैं 22.4 से, तो 44 दशमलव कितना 8 और डिवाइड कर देना किससे 22.4, तो कितने मोल 2 मोल आ जाएंगे। तो भैया ये 2 मोल वाला यहाँ पहुँचो। कह रहा है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो बच्चा 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना हो जाए 27, तो ये आएगा 0.33 मोल आ गए, तो 0.33 तो ये दिया गया है आपको भैया। फिर कह रहा है 65 मिलीग्राम ऑफ कार्बन, तो देख लो बेटा 65 मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 डिवाइड बाई कितना 12 65, सो 5, तो यहाँ पर बेटा 5 हो गया, 40 आया, बचो 48 मतलब 4, तो 5.4 समथिंग आएगा, मतलब 3 4, ठीक है 3 या 4 इंटू 10 की पावर -3, तो देखो बेटा ये मोल दिया गया। अब बेटा ऑप्शन मिला लेते हैं, तो बॉस पहले का कौन सा 4 बोल रहा है, पहले का 4 2 में है, ठीक है, उसके बाद दूसरे का पहला बोल रहा है, तो भैया पहला हो गया, फिर तीसरे का दूसरा बोल रहा है, फिर चौथे का तीसरा, तो बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका इससे लिया गया था बेटा, आप सबको पता है कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12, सारा कुछ एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। पेज नंबर कितना है आपका 18 है, ठीक है, और ये मॉडिफाई किया गया है बढ़िया से क्वेश्चन इसी से, ठीक है। चलिए बच्चा कह रहा है राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 12 ग्राम ऑफ 18% प्योर लाइमस्टोन, ठीक है। आपको एक बात बताएं बच्चा 2023 में आई थिंक 2023 की अगर बात करें तो PIQ आया था, और ये सेम PIQ था, बस यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया गया था, ठीक है। और यह बहुत आसान है, कुछ बच्चे फालतू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इतने मोल ऑफ इतना दे दिया गया, इतने मोल ऑफ इतना, आपको हम सिंपल बताएंगे, 2 लाइन में हो जाएगा आराम से, ठीक है ना बेटा। हाँ तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप देखोगे 2023 में आपको शायद ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ पे शायद कुछ दिया गया था 40 ग्राम का 20% शायद ऐसा कुछ दिया गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब 20 ग्राम का 20% है ये कुछ था, मतलब ये डेटा चेंज था परसेंटेज का, बाकी क्वेश्चन ये लाइमस्टोन हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 सेम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, बाकी सही है, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व फटाक से। तो देखो बेटा क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन लिखिए, यहीं पे सॉल्व करते हैं फटाफट। तो देखो बच्चा अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। कह रहा है कि प्रोड्यूस बाय हीटिंग 12 ग्राम ऑफ 18% प्योर लाइमस्टोन, तो 12 ग्राम का कितना बेटा 18%, तो 18 बटे कितना 100, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 18 दूनी 36 6 3 18 और 3 कितना
18 3 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 18 16 2 21, हाँ 18 21 आ गया, ठीक है। 216 बटे 100 करोगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 2.16, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बच्चा यहाँ पर मोल, क्या निकालना है बच्चा मोल। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, जो आपको दिया गया है वेट 2.16 डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 48 12 60 और 60 और 40 बेटा 100, अच्छा इंग्लिश में बोल देते हैं। 16 इंटू 3 करोगे बेटा 48 और 12 ऐड कर लोगे 60 और 40 ऐड करोगे तो 100, तो कर दीजिएगा 100। अब देखो पॉइंट यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.0216, ठीक है बेटा। तो 6 हटा देते हैं यार, कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा बच्चा, ठीक है। 21 तक इतने वाले वैल्यू बहुत है। अब बच्चा इसके मोल निकालना है तो आपको देखो सिंपल 2 तरीके बता दूं यहाँ पे, जो बच्चे फालतू का इधर से इतने मोल आप इतना करते हैं वो झंझट खत्म। जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट कितना बेटा 1, जिसके द्वारा निकाल ले उसका कोफिशिएंट 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.021। ये तो तरीका हो गया। और सिंपल तरीका और सीखना चाहते हो तो बच्चा आपको और सिंपल सिखाते, अगर कोफिशिएंट सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा नंबर ऑफ मोल्स बोल दो कितना 0.021 हो गया। इसका वेट निकालना है बेटा, मोल होता है मोलर मास, सॉरी मोल होता है आपका वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट आपको चाहिए तो जो मोल इनटू क्या कर दे मोलर मास कर दे बेटा। तो मोल कितना दिया गया 0.021 दिया गया भैया जी, इनटू कर दीजिएगा मोलर मास। और CO2 का मोलर मास कितना 44 भैया, 32 और 12 44। तो इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका समथिंग 44 से दूनी करोगे 99, कुछ 0.9 के समथिंग आएगा भैया। देखो 0.9 ऑप्शन है, हाँ 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। बताइएगा यार कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को डिस्कशन, ठीक है ना बच्चा। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ऐसे करो, ये आप लोग गलती करते हो, इसका वेट लिख के कंपेयर करते हो। अगर आपको मेरा मेथड सही लगा हो तो प्लीज़ करिएगा कमेंट, ठीक है। हाँ चलो ये मॉडिफाइड था, देखो PIQ दिया भी है मॉडिफाइड था, ठीक है। हाँ देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या मास ऑफ एथीन इज हाफ ऑफ द मॉलिकुलर मास। बिल्कुल सही बात है बेटा। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो तो होता है बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नॉर्मल अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, यही होता है, ठीक है ना, C6H12O6, ठीक है ना। इसका अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो तो क्या बचेगा CH2O, तो सिंपलेस्ट रेशियो तो है, तो ये बात क्या है भैया जी सही है। फिर कह रहा है द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। बिल्कुल सही है बेटा। भैया आप नंबर ऑफ मोल निकाल के फिर क्या करते हो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ओवरऑल निकालते हो, ठीक है ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो ये भी बात क्या है बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा सही है। देखो यहाँ पर दिया भी है आपको 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वो आगे चल के क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा उसमें, परेशान ना होना, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा दिया एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है वो आगे चल के क्लियर हो जाएंगे। चलो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया इसी में क्लियर। कैलकुलेट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन। तो देखो बच्चा ऐसे लिखना कैल्शियम, ऐसे लिखना ब्रोमीन, कितना भैया 40, कितना बेटा 80। आप सबको मैं बता दूं दिया भी गया है, पता भी होगा आप सबको 40। क्यों बेटा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 और इसका मोलर मास कितना बेटा 80, सॉरी 20 दिया गया था, सॉरी 20। तो बेटा ये आ गया 0.5 और ये आ गया कितना बच्चा आपका 1। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो छोटी 0.5 है तो 0.5, ये कितना आ गया आपका 1। यहाँ पर करोगे 0.5 मतलब 1/2, 2 ऊपर चला गया तो कितना 2 टाइम हो जाएगा। तो आप सबको एक बात पता चल गई बच्चा कितना, कि यहाँ से जो एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आया, एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आया बच्चा, वो क्या हो गया आपका कैल्शियम 1 और ब्रोमीन कितने बेटा 2, CaBr2। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा, तो 80 एक ब्रोमीन का बेटा, 80 एक ब्रोमीन का, तो 2 ब्रोमीन का 160 और 40 ऐड कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। और आपको मॉलिकुलर फार्मूला मास दिया गया, मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड दिया गया कितना, इसको हम लिखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला मास। तो आपको यहाँ पर बच्चा बता दूं ये भी आपका 200 दिया गया। तो एक वैल्यू होती है जिसको हम याद रखते हैं, एम्पेरिकल और रिलेशन होता है दोनों का, एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला में, N = मॉलिकुलर फार्मूला मास और डिवाइड बाई बच्चा क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला मास
तो ये 200 अपॉन बच्चा कितना 201 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अगर आपको मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए तो ये होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो n की वैल्यू हमने 1 निकाला है बेटा, और एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CaBr2, तो ये बेटा आंसर क्या आ गया CaBr2, ये आ गया बच्चा। तो आंसर कहाँ है भैया CaBr2, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। चलो फिर से वही चीज़ आ गई बेटा, एक्सप्लेन भी कर दिया। आप बस ये दो रिलेशन याद रखिएगा बच्चा, ये वाला एक तो ये वाला n इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, और एक मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ये n क्या है, वही सिंपल रेशियो जो वैल्यू आती है वही है। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बच्चा रिएक्शन दी गई है, तो ध्यान समझिएगा, इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा आप, बहुत आसान है, लेकिन आप इसको अगर सही से नहीं करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते कैसे। कह रहा है 20 ग्राम ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट, मतलब ये दिया गया है 20 ग्राम भैया, ये लिखना आपको अगर आ गया बच्चा तो मैं वादा करता हूँ आप क्वेश्चन बहुत आसानी से करोगे। फिर कह रहे हैं कि ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस कितना, इतने ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन तो लिखी हुई है, तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, चलो लिख लेते हैं भैया। तो देखो क्या लिखोगे, Ag3x से हमें मिल रहा है बेटा यहाँ पर 3Ag और प्लस क्या है बेटा x, और x की वैल्यू पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिएगा कितना आसानी से करूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो ना, बहुत बड़ा मेथड आपको नहीं सीखना, सिंपल चीज सीखो, कॉन्सेप्चुअल सीखो और टाइम बचाओ भैया। सबसे ज्यादा नीट में दिक्कत क्या होती है, टाइम की, टाइम बचाना है आपको। तो बच्चा अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपका 20 ग्राम ये सिल्वर साल्ट दिया गया है, मतलब ये कितना दिया गया है 20 ग्राम, मतलब ये तो आपको गिवन है, कौन सा इम्प्योर, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखना, ये आपको 20 ग्राम दिया गया, इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, इतना ग्राम आपको ये दिया गया है प्योर सिल्वर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना हो जाएगा 10.8 अपॉन सिल्वर का मोलर मास होता है, ये एटॉमिक वेट होता है बेटा 108, तो बच्चा ये 0.1 आ गया। अब इसके द्वारा बच्चा इसके मोल के द्वारा इसके मोल निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालोगे तो आपको तरीका बताते हैं, सिंपल तरीका, जिसके मोल निकाल लो बच्चा इसका कोफिशिएंट कितना, देखो 1 है तो 1, और जिसके द्वारा निकाल लो उसका कोफिशिएंट कितना बेटा 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 0.1, कोई दिक्कत। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा, इसको 1/10 लिख लो, तो ये आ जाएगा 1/30, कितना आ गया बेटा 1/30। अब एक बात बताओ, सबने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स का बेटा, वेट अपॉन मोलर मास, सबने पढ़ा होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो ना पढ़ा हो। बच्चा एक बात बताओ, अगर आपसे हम कहें कि भैया इसको इधर ले आए और मोल को नीचे ले आए तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पर मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, और वेट कितना गिवन है बेटा इसका 20 ग्राम, तो 20 अपॉन बेटा इसका नंबर ऑफ मोल्स 1/30, तो 1/30 30 ऊपर चला गया, तो बच्चा ये कितना आ गया आपका 600, अरे 3 दूनी 6 और 2 जीरो बढ़ा तो 600 ग्राम, ठीक है। अब एक बात बताओ, मोलर मास कैसे निकालते हो आप, मोलर मास कैसे निकालते हो, क्या ऐसे निकालते हो बेटा कि Ag सिल्वर दिया है तो कितना होता है 108, और कितने सिल्वर हैं बेटा 3, तो 3 लिख दो, और प्लस बेटा क्या लिखोगे x बराबर कितना बेटा 600। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है बच्चा, तो ये 3 टाइम्स करोगे 108 इंटू 3, 300, ये 8 3 24, तो 324, ठीक है ना। देखो अरे 100 इंटू 300 करोगे भैया तो 300, और 8 3 24, तो 324 प्लस x बराबर 600, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देख लो, इस जगह पे इसको इधर भेज दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 माइनस 324, तो ये आपका आ जाएगा 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गए 7, और यहाँ बचा आपका 5 में 276 आ गया बेटा, 276, थर्ड ऑप्शन आ गया। होप बच्चा आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया होगा। देखो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमने इसके मोल निकालने, ठीक है ना,
और इसका गिवन वेट दिया था, इसका एटॉमिक वेट रख दिया तो मोल आ गया। इसके मोल का यूज करके बेटा हमने इसके मोल निकाले, जो कि बेटा क्या आ गया, कैसे निकालोगे, जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट, जिसके द्वारा निकालना है उसका कोफिशिएंट डिवाइड कर दो इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर दो बेटा, कर लेंगे सभी लोग। तो ये आपका आ जाएगा 1/30। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मोलर मास बराबर वेट अपॉन मोल, या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी को तो मैंने यूज किया है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बच्चे को याद होगा, वेट अपॉन मोलर मास। बेटा मोलर मास आपको चाहिए, मोलर मास आपने इधर कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आपने नीचे कर दिया। अब यहाँ पर मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल। तो वेट बेटा आपको दिया गया 20 ग्राम, और मोल यहाँ पर रखोगे बच्चा 1/30, 30 ऊपर चला जाएगा, 30 और 20 इंटू 20 करोगे 600 आ जाएगा, और फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बताइएगा बच्चा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि इसका अगर आप वैसे करोगे कि इतने ग्राम इतने, तो 3 मोल ऑफ एजी के लिए इतना, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब कई बच्चों को हो सकता है अच्छा लगे, नो डाउट, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो करिएगा, एक बार बताइएगा लेकिन पक्का कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट। आप लोग बताइएगा सर 2084 क्वेश्चन नंबर एकदम बिंदास समझ में आया, कमेंट करिएगा बच्चा, ठीक है ना, प्लीज। चलिए मजा आएगा, फिर अब आपके लिए और आसान चीज़ें खोजेंगे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, आप लोग बढ़िया से कमेंट कर देते हो। तो देखो बच्चा क्या कह रहा है, इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस व्हिच मोल आर लेसर इज लिमिटिंग रिएजेंट। गलत बात बोल रहा है भाई। एक बात बताओ बच्चा, मान लो लिखा है रिएक्शन में 2A + 3B गिव्स 2C, कुछ भी दैट। अगर मान लो इसके 2 मोल दिए हैं और इसके बेटा 1 मोल, इसके भी 2 मोल दिए हैं, या सॉरी ऐसे देख लें, इसके 3 मोल दिए हैं और इसके हम कर दे रहे हैं 4 मोल। तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा? तो क्या आप इसे मोल देख के बताते हो क्या लिमिटिंग रीजन? नहीं भैया, क्या देख के बताते हो बच्चा, जो भी दिया होगा मोल उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, उसको कोफिशिएंट से, फिर जो लीस्ट वैल्यू आएगी वही क्या होगी, लिमिटिंग रीजन। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया भैया, गलत। डायरेक्ट मोल देख के नहीं बताना है। फिर स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। बिल्कुल सही है। लिमिटिंग रिएजेंट के डेफिनेशन की बात करें तो भैया लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, पूरा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, मैक्सिमम। ठीक है ना, हाँ, कंप्लीटली। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा क्या बेटा सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, कहाँ है भैया, पहला गलत दूसरा सही, फोर्थ हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं एकदम बढ़िया से, फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भैया जिंक दिया है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 2HCl दिया है, एक एक चीज़ सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर जिंक Cl2 दिया है प्लस बेटा H2 दिया है, तो देख लो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बेटा कह रहा है कि आपसे कह रहा है 0.3 मोल ऑफ जिंक, इसके 0.3 मोल दिए बेटा ऑफ जिंक रिएक्ट विथ इतने मोल ऑफ HCl, इस Cl के मोल दिए गए 0. बेटा कितना 52। चलो कोई बात नहीं। विच इज द इनकरेक्ट पूछा गया है, सबसे पहली बात तो याद रखो। चलो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है इतने मोल ऑफ जिंक Cl2 निकाल लेते हैं भैया, जिंक Cl2 के मोल। तो जब जिंक Cl2 के मोल निकालोगे बच्चा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिसका मोल निकालोगे उसका कोफिशिएंट कितना 1, और जिसके द्वारा निकाल ले उसका कोफिशिएंट कितना बेटा 2। ठीक है ना। पहली बात तो इसमें लिमिटिंग रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे बेटा, देखो 0.52 आ गया, लिमिटिंग रीजन डिसाइड करने का तरीका, डिवाइड बाई 2 करोगे, ये 0.26 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 26, और यहाँ पर करोगे 0.3 डिवाइड बाई 1, तो 0. लीस्ट वैल्यू ये है, तो ये हो गया लिमिटिंग, इसी के द्वारा इसके मोल निकालना है। ठीक है, दोनों का डेटा दिया गया है इस वजह से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक Cl2 निकालोगे बेटा, तो जिसका निकाल लो उसका कोफिशिएंट 1 है बेटा, जिसके द्वारा निकाल लो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो इनटू नंबर ऑफ मोल्स कर दो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना 0.52 दिए गए हैं, तो यहाँ पर कर देना 0.52, डिवाइड करोगे बेटा 2 से, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.26। तो देखो कह रहा है कि 0.26 मोल ऑफ जिंक Cl2 फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। तो ये भैया सही हो गया है, सही है, इधर लगा देते हैं, सही है। आंसर सही नहीं है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया बेटा। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 5.82 लीटर ऑफ H2 एट STP, कोई बात नहीं, H2 STP में निकालना है, इधर देख लो भैया। तो इसको सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 सबसे पहले निकालो बेटा, तो जिसका निकाल लो उसका कोफिशिएंट 1, जिसके द्वारा निकाल लो बेटा उसका कोफिशिएंट कितना 2 इंटू नंबर ऑफ मोल 0.52, ये आ गया। तो ये आपका आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया, यहाँ पर सॉल्व करके लिख देते हैं 0.26। ठीक, अब क्या निकालना है, वैल्यूम किस पे निकालना है बेटा, जल्दी से बताओ बच्चा, किस पे निकालना है STP पे। तो STP पे निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी मोल आए हैं 0.26 इंटू बेटा इसको कर दोगे किससे
22.4 से, और इसको आप जनरली मान लेना बच्चा 1/4, और 4 से इसको कट करोगे आ जाएगा 5.6 लीटर। तो देखो 5.82 मतलब हमने इसको 1/4 माना था, तो 5.6 या 82 दोनों चीज़ें सही हैं। क्लिक लीटर ऑफ H2 एट STP प्रोड्यूस, बिल्कुल इधर नहीं इधर लगाते, ये भी सही हो गया। HCl इज लिमिटिंग एजेंट, ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा है, यही मिल गया। लेकिन हम जानेंगे कि जो लिखा है सच में यही होगा कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 0 पॉइंट कह रहा है कि आपसे, इसको हम प्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। 0.1 मोल ऑफ जिंक इज लेफ्ट, ठीक है, सब सही होते चले गए, मतलब यही गलत है। चलो प्रूव कर लेते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है कि इसका कितना दिया गया 0.3, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा, तो ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर अगर देखें तो 1 मोल जिंक है ना, और यहाँ पर 2 मोल HCl है, तो इसको 2 मोल के लिए अगर करें तो 1 मोल HCl के लिए कितना आ जाएगा 0.26 आ जाएगा, और ये कितना दिया गया 0.3 दिया गया है, तो आपको कितना बता 0.04 बचेगा, और ये कितना दिया है 0.1, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ये आपका जिंक लेफ्ट बचेगा कितना 0.04, और ये कितना बटा 0.1 मोल ऑफ जिंक इज लेफ्ट। तो ये क्या है, गलत है, प्रूव हो गया भैया। कैसा लगा आप लोगों को मेथड बच्चा बिल्कुल बताइएगा। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, अगर कोई दिक्कत है समस्या है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट नंबर। भैया स्मॉलेस्ट सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चा एक बात बताएं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो, n इंटू एन ए, तो एन ए तो सब में कॉमन है, तो जिसका मोल सबसे ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा, जिसका मोल सबसे कम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे कम, सिंपल। तो इसका 0 पॉइंट सबके लिख लेते हैं, 0.1 मोल है। 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस, तो 11.2 डिवाइड बाई 22.4, तो 1/2, 0.5 मोल आ गए किसके, इसके। 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 22/44 कर देना बेटा, तो 0.5 मोल आ गए इसके। फिर कह रहा है 22.4 इंटू 10⁻³ ml ऑफ CO2 गैस एज STP। चलो इसका निकाल लेते हैं यार एक बार। तो बेटा देखो 22.4, देखो जब ml में दिया हो ना, कोई झंझट वाली बात नहीं है भैया, क्या कर दो 22,400, 22,400। देखो इस 3 से ये खत्म, 1 2 और ये इससे ये खत्म, कितने मोल आ गए, 1 मोल आ गया। तो इसके कितने मोल आ गए बेटा, 1 मोल आ गया। तो 1 मोल इसका, 0.5 इसका, 0.5 इसका, 0.1 इसका। तो सबसे कम जिसका मोल उसके मॉलिक्यूल सबसे कम, क्योंकि सब में क्या करोगे, Na तो सब में कॉमन है ना भाई, Na तो सब में कॉमन हो जाएगा ना, इस वजह से। तो इसको हम नहीं कंसीडर करें। जिसके सबसे कम मोल उसका सबसे कम मॉलिक्यूल, जिसके सबसे ज़्यादा मोल उसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल। आई थिंक आपको आ गया होगा बच्चा, ठीक है। चलो अगला देखो बेटा, कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइन विथ मैग्नीशियम टू फॉर्म ऑक्साइड MgO, द मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है ना, दैट हैज कंबाइन। बहुत आसान है, ठीक है। कैसे बच्चा, एक बात बताओ, मैग्नीशियम दिया गया है, कह रहा है कि O2 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका MgO, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2, और ये कितना 2, ठीक है। चलो भैया कितना कह रहा है, 1.5 मोल ऑफ O2 बोल रहा है, कंबाइन विद मैग्नीशियम टू फॉर्म ऑक्साइड, द मास ऑफ मैग्नीशियम। देखो कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, क्यों, उसका रीजन क्या होता है बेटा, कि वो मास और मोलर मास को सेम समझ लेते हैं। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना भाई, क्योंकि मास अलग है, मोलर मास क्या है, अलग है। इस वजह से बहुत ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, आसान बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आपको इसके मोल दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालो, मैग्नीशियम के बच्चा। तो मैग्नीशियम के मोल निकालने के लिए क्या करो, जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट रख दो, जिसके द्वारा निकालना उसका कोफिशिएंट इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1/1.5। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया मैग्नीशियम के, कितने आ गए बेटा 1.5 इंटू 2 करोगे 3 आ जाएंगे। और बेटा एक बात बताओ, वेट बताना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए। मोलर मास मैग्नीशियम का सबको पता है बेटा कितना होता है 24, मतलब एटॉमिक वेट है यार, बार बार निकल जा रहा है। एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना होगा 24 होगा। तो 24 त्रिका 72, 24 दूनी त्रिका 72, 72 ग्राम आ रहा होगा। मोल में पता है बेटा आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो क्या होता है बच्चा, गिवन वेट किस में, ग्राम में अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखो, ये चीज़ दी गई है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, और बढ़िया सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पेज नंबर में इसका कुछ पार्ट दिया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द बैलेंस इक्वेशन गिवन। ओके ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन ये लिखी है तो हम लोग बड़ा बड़ा लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। CH2 कह रहा है भैया जी, कह रहा है 3O2, यहाँ से क्या मिलेगा 2SO3, SO2 सॉरी SO2 और बेटा CO2, ये रिएक्शन लिख दी।
कह रहा है 1 मोल ऑफ CH2 के 1 मोल दिए गए हैं और कह रहा है विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। तो मैंने बताया था बच्चा अगर कोफिशिएंट सेम तो नंबर ऑफ मोल सेम, तो मोल इसके 1 है तो इसके भी मोल कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये तो बात तो सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछा, क्या कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। द रिएक्शन ऑफ 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ CO2। बाप रे बाप, ऐसा भी पूछ लेगा क्या भैया? चलो कोई बात नहीं, हमें तो आता है ना, हम लोग कर देंगे। ये यहाँ दिखेगा, हाँ दिख रहा है। चलो देखो बेटा, अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो बेटा। सबसे पहले क्या कह रहा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो बेटा एक बात बताओ 16 अपॉन कितना हो जाएगा 32, ये कितना आ गया 1/2। और इससे क्या पूछा, ग्राम प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ CO2, तो कोई बात नहीं, इसके मोल कितने हो जाएंगे बेटा, इसके मोल हो गए आपके कितने, कोफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं है। तो देखो क्या करोगे आप लोग, सुन लो मेरी बात बच्चा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब देखो बेटा CO2 के क्या निकालना है आपको, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इतने ग्राम निकालना है, वेट निकालना है, अमाउंट। तो इसके मोल निकालोगे तो जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट बेटा 1, जिसके द्वारा निकाल लो उसका कोफिशिएंट कितना 3, नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/2। तो 3 दूनी कितना बेटा 6, 1/6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है इसका वेट। तो बच्चा जब इसका वेट बताओगे तो वेट इक्वल टू 1/6 इंटू कितना हो जाएगा CO2 का मोलर मास 44, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 7 तो 7.33। ठीक है, तो ये भी बात क्या हो गई बच्चा, सही हो गई, बट आपसे गलत पूछा है। फिर देखो क्या कह रहा है आपसे, द रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस। तो भैया आप कुछ फिर मैटर कर रहे थे, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि 1 मोल क्या है O2, मतलब ये दिया गया है आपको 1 मोल। फिर क्या कह रहा है आपसे, 1 मोल ऑफ O2 विल प्रोड्यूस कितने मोल ऑफ SO2। तो देखो बेटा सिंपल है, इसके मोल निकालना है, तो जिसका मोल निकालना है उसका कोफिशिएंट बच्चा, जिसके द्वारा निकालना है उसका कोफिशिएंट इनटू मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2/3। ये भी बात आपकी क्या है बच्चा, सही, मतलब लास्ट वाली गलत है, हर बार लास्ट वाली ही क्यों गलत होती है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, ये भी आपका सही है लेकिन गलत पूछा गया है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH2। ये बात गलत है, क्यों गलत है बेटा, एक बात बताओ, 1 मोल CH2 के लिए कितने मोल हैं, 3 मोल ऑफ O2, ठीक है ना बेटा, अरे बोलो 3 मोल ऑफ O2, तो 2 मोल CH2 के लिए कितना होगा बताओ भैया। अरे मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 3 मोल O2 के लिए 1 मोल क्या है CH2, तो 6 मोल O2 के लिए कितने CH2, 2 मोल ऑफ क्या हो जाएगा CH2। तो क्या 2 मोल CH2 लिखा है क्या, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 3 मोल, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 नहीं 2 मोल होगा। यही गलती है इसमें और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा 4 हो जाएगा, और यहाँ लिख लेना बेटा कितना होना चाहिए था 2 मोल ऑफ CH2। बच्चा क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो सेम चीज़ वही लिखी गई है कि 1 मोल ऑफ मेथेन उसी टाइप का दिया गया है, इसी से बनाया गया बच्चा, ठीक है। और ये बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। आसान है लेकिन कठिन कोई भी नहीं है, आसान है। अगर कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर है ना बढ़िया तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ कठिन आपको लगेगी, प्रॉमिस। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ग्राम सैंपल ऑफ आयरन पायराइट FeH2 इज स्ट्रांगली हीटेड इन एयर प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है ना, ये दिया गया है। उसके बाद कह रहा है आपसे स्ट्रांगली हीटेड इन एयर प्रोड्यूसिंग आयरन कितना थर्ड, मतलब Fe2O3 सीधा बोल दे रहा हूँ, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इफ 6 ग्राम ऑफ Fe2O3 इज ऑब्टेन, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द Fe2S इन द सैंपल। तो भैया जी ये 10 ग्राम दिया है, कोई बात नहीं, सिंपल फार्मूला लगा दीजिएगा परसेंटेज प्योरिटी का। कई फार्मूले होते हैं, जैसे सिंपल फार्मूला होता है बेटा एक्चुअल इल्ड अपॉन थ्योरेटिकल इल्ड इनटू क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें बेटा, तो एक्चुअल इल्ड तो आपको, थ्योरेटिकल इल्ड तो पता है 10 ग्राम है, एक्चुअल हमें निकालना है, तो भैया निकाल लेंगे, सिंपल तरीका है। देखो अगर हम बात करें आपसे, सिंपल बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले मोल निकालोगे बेटा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर मोल निकालें तो एक बात बताइएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पर कितने ग्राम दिया है 6 ग्राम, तो बेटा 6 अपॉन क्या रखोगे मोलर मास 6 ग्राम Fe2O3, तो आयरन 56 होता है, और 56 इंटू करोगे कितना 56 कर दोगे कितना 2 प्लस बेटा 16 इंटू करोगे 3, तो ये आपका हो जाएगा 112 प्लस 48, तो 0 4 1 5 160,
तो 160 ये आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा आपका 0.037, ठीक है ना, क्योंकि 0 बढ़ाओगे तो 0.10 से फिर 600 करोगे तो 0.037, ठीक है। ये आ गए मोल्स। अब आप क्या निकालोगे बेटा, इसके द्वारा आपको क्या निकालना है, वेट, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जब आप मोल निकालोगे बेटा तो आपको रिएक्शन दी गई है सिंपल, देखो यहाँ पर, तो इसके मोल आ चुके हैं कितने बेटा, Fe2O3 के 0.037। तो ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा इसके मोल निकालोगे बेटा तो देखो कैसे निकालना है, सिंपल तरीका, जिसका मोल निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट कितना है बेटा 4, जिसके द्वारा निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट कितना बेटा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.37, ये आ चुका है आपका। यहाँ आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका 14, तो ये आपका 6 7 और 4 7 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग आपका आ जाएगा यहाँ पर 0.74 मतलब 5, तो ये आप लिख सकते हो 0.75, ठीक है। ये आ चुका है मोल। अब इसका निकालना है मास या वेट भी बोल सकते हो आप, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 0.075 इंटू, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मास निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका देखो 56 और 1 सल्फर के 32 दूनी 64, तो 6 4 10 और 6 5 11 1 12 120, ठीक है। तो इंटू कर दोगे 120, तो बेटा ये सब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका लगभग ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 9 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा 9 ग्राम, ठीक है ना, 9 ग्राम। अब आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, फॉर्मूले में रख दो भैया, परसेंटेज प्योरिटी। एक्चुअल यील्ड कितनी आ गई 9 ग्राम, थ्योरेटिकल कितनी आ गई बेटा आपका दिया गया 10 इंटू क्या हो जाएगा 100 0 ये आपका कितना आ गया 90%, आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। तो होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा बेटा, ठीक है। जैसा हो कमेंट करके बताइएगा, सजेशन दीजिएगा अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच।